तो यहाँ है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो 10th का पेपर था इंग्लिश का, उसको सॉल्व करके देखते हैं और कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे लिखने का तरीका है, वो सब समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है पैराग्राफ का। इस तरह से ये पैराग्राफ दिया रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि यही आए, पर ये ज़रूरी है कि आप इसमें जो आंसर छाँटेंगे, इसके भीतर से छाँटेंगे। जैसे यहाँ लिखा है द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज, तो यहाँ देखिए द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का कुछ हिस्सा मिलाना है और उसी में आंसर भी ढूंढना है, तो ये मिल जाता है। इसके बाद देखिए मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स, तो यहाँ मेडिटेशन की बात हो रही है, तो ये मेडिटेशन ही है। ये टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन द स्टडीज़, देन मेडिटेशन, तो ये क्या करता है, ये इम्प्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज़। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मेडिटेशन इज, इसको भी ढूंढेंगे तो बड़े सिंपल तरीके से इसके भीतर मिल जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये है द सिंपलेस्ट इस कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसा क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आंसर आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकसिंग एंड ब्रीथिंग। फिर इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो चौथा नंबर का है द वर्ड मेडिटेशन इज, जनरली ये आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जनरली जिसके वर्ड में लास्ट में आई ओ एन रहता है वो नाउन होता है। तो यहाँ मेडिटेशन है, इसमें आई ओ एन लिखा है, मतलब ये क्या है, नाउन है। इसके बाद which word in the passage means an ability to keep something in mind, तो ये क्या है, रिटेंशन है। ये आपके वोकेबलरी पर डिपेंड करता है कि आप कितना अंग्रेजी के शब्दों का भंडार भरे हैं। चलिए हम पैसेज 2 में देखते हैं। तो यहाँ पर पैसेज से छांटते हैं, द अबव पैसेज इज मेनली अबाउट। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये एजुकेट वोमेन का है, वोमेन आर एजुकेटेड है, तो यहाँ वोमेन फॉर दिस एजुकेशन है। तो आप देख रहे हैं पूरा इसमें जो है वोमेन के एजुकेशन पर है, तो ये वुमेन एजुकेशन हो गया। तो आपको इस तरह से छांट के रखना है, ये अलग से नहीं मिल जाएगा कि ये पैसेज किसके बारे में है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब इफ़ यू एजुकेट ए मैन यू। तो चलिए इसके भीतर से यदि हम ढूंढेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, ये अफ्रीकन प्रोवर्ब सेज इफ़ यू एजुकेट ए वोमेन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर इंडिविजुअल का है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, इंडिविजुअल। फिर है वी शुड यूज एजुकेशन एज ए वेपन। तो यहाँ पर हम एक वेपन के फॉर्म में कर सकते हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन एज ए वेपन स्टैंडर्ड फॉर आवर वुमेन। तो यहाँ वी शुड इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन फॉर दिस एजुकेशन एज ए वेपन। तो यहाँ पर वेपन करके जब हम देख रहे हैं तो ये किसके बारे में है, टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें तो आपको उसके अंदर से ही मिल जाएगी, बस आपको ध्यान देना है। भले पढ़ते न आए लेकिन आप जो है इन शब्दों को मिला मिला के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आंसर सही हो सकता है। चौथा है which word in the passage means demand of money or other things before or during the marriage। तो शादी के पहले और बाद में मैं जो डिमांड होती है, तो हम हिंदी में तो दहेज कह देते हैं, पर यहाँ पर ये क्या है, डॉरी है। तो यहाँ पर डॉरी ऑप्शन सही है, ऊपर ये न मिलेगा क्योंकि मीनिंग वाला है। फिर यह है वुमेन एजुकेशन हेल्प्स ए नेशन बिकम फुली डेवलप्ड, ब्रिंग्स डाउन द रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी, हेल्प्स द सोसाइटी इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर पीपल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ये पूरे यदि आप इसको पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको इसके भीतर मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ से ऐसे छाटेंगे।
फिर यहाँ पर ये नोट मेकिंग का टाइटल है, तो पैसेज है, तो इससे हम उसका टाइटल बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल एलके फिजिक्स में ये वीडियो पड़े हैं नोट मेकिंग का, तो उससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नोट मेकिंग बनाते हैं। तो बड़ा आसान है, उसी हिसाब से इसको आप नोट मेकिंग कर लेंगे। फिर बात है यहाँ पर लेटर राइटिंग की, एप्लीकेशन की। यू आर जय और जया, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए इन द गवर्नमेंट मॉडल एचएसएस उज्जैन। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू योर ग्रांट यू 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। तो इसका भी जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, एक ही फॉर्मेट में आप हर तरह का एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो इसका भी मेरे यूट्यूब चैनल में एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख करके आप इसका आंसर खुद बना सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर 5th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो जनरली यहाँ पर देखिए, गेम से रिलेटेड है, द गेम आई लाइक मोस्ट, इससे ऐसे लिख सकते हैं। साइंस इन डेली लाइफ, ये ऐसे लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, जो भी जिस टॉपिक पर आपको लिखना हो उसमें ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे का फॉर्मेट के लिए भी आप जो है एल के फिजिक्स चैनल सब्सक्राइब करके और उसमें ऐसे कैसे लिखते हैं वो सब ढूंढ सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। अब यहाँ पर देखिए, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो पैराग्राफ कैसे लिखते हैं इसका भी आपको उसमें मेरे चैनल में मिल जाएगा। अब हम आते हैं पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में। तो यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, इन्हीं वर्ड्स बना करके एक पैराग्राफ बना देना है। तो ये भी कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए जो है मैंने वीडियो बनाया है अलग से पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन का, उसको देख करके आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। अब हम आते हैं सेक्शन सी में और इसको समझते हैं कौन कौन से क्या आंसर हैं, क्योंकि ग्रामर पोर्शन आपका मिस्टेक हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन इसमें ऑप्शन भी दिए हैं। योर फादर इज सीरियसली इल, यू गो टू होम, यू गो होम। तो यहाँ पर भरा जाएगा मस्ट। बहुत नेसेसरी चीज़ हो, बहुत ज़रूरी चीज़ हो, तो उसके लिए मस्ट भरा जाता है। फिर है माई फादर इज़ ए टीचर, तो यहाँ पर ये है रिटायर्ड टीचर। फिर अगला है हाउ many टाइम इज़ लेफ्ट, तो यहाँ पर टाइम इज़ लेफ्ट थर्ड वाले में पूछा गया है और ऑप्शन दिया है मैनी, एनी, मच। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मच। हाउ मच टाइम इज़ लेफ्ट, कितना समय बचा है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मच। फिर है ही इज क्लेम्ड व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है सीता इज देन एनी अदर गर्ल, यहाँ कंपेरिजन है तो ये हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। फिर यहाँ पर आई दिस बुक एस्टरडे, तो आई रीड, यहाँ पर रीड दिस बुक एस्टरडे, यहाँ पर रीड हो जाएगा। इसके बाद 7th वाला है यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यहाँ पर ये है कंडीशनल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप, अनलेस भरेंगे। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, इनको अलग से नोट कर लेना है, क्योंकि ये यही है जो आपकी स्कोरिंग करेगा। केवल आपको चूज करना है कि हमको क्या भरना है। तो यही है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। तो ये इस तरह से कंडीशनल वाले में है, यहाँ अनलेस भर देना है। अब हम आ जाते हैं 8 वाले में। डू एज डायरेक्टेड है, लेंचो रॉट ए लेटर टू गॉड, लेंचो वॉज ए प्रेजेंट पिजेंट, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस विथ हु। तो यहाँ पर हु यहाँ लगाएंगे ना, यहाँ सेकेंड सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, लेंचो हु वॉज ए पिजेंट रॉट ए लेटर टू गॉड, इस तरह से यहाँ पर बनेगा। फिर से देखिए, यहाँ से चालू करेंगे आप लेंचो, इसके बाद हु लगा देंगे, वाज अ प्रेजेंट हु रॉट ए लेटर टू गॉड, इस तरह से इसको हमको लिखना है। एक बार इनको लिख के देखिएगा आप, सुनना सुनना भर नहीं है, कॉपी रख लीजिए और इनको लिख के देखिए। इसके बाद यहाँ पर है माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, इसमें हमको सो और दैट लगाना है। तो यहाँ वेरी की जगह सो लगाना है
और दैट लगा करके इस सेंटेंस को उतार देना है। तो क्या बनेगा? माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, फिर लास्ट में एक फुल स्टॉप लगेगा। इस तरह से इसको हमको करना है। फिर ही नोज मी। अब इसका हमको क्या करना है? पैसिव वॉइस चेंज करना है। जनरली पैसिव वॉइस में हम लोग बाय लगाते हैं, पर इसमें बाय नहीं लगेगा। तो यहाँ मी का क्या हो जाएगा? आई एम, और ये हो जाएगा नोन, हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है इसका वर्ब का, तो नोन टू हिम। यहाँ बाय नहीं लगेगा इस तरह से। तो ये मी इधर जाएगा तो आई हो जाएगा, ही इधर आ जाएगा तो हिम हो जाएगा। और ये प्रेजेंट में है तो आई के साथ एम लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से इसको चेंज करना है। तो ये हो जाएगा आई एम नोन टू हिम। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आई एम नोन टू हिम, इसका पैसिव वॉइस होगा। इस तरह से हमको बनाना है। अब देखिए फोर्थ वाले में, नॉइज द गर्ल रूम मेकिंग अ गर्ल इन वेयर सम। तो यहाँ पर हमको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो पहले लिखेंगे सम, इसके बाद हो जाएगा गर्ल्स, फिर इसके बाद हो जाएगा आर, इसमें वेयर है ना, सम गर्ल्स वेयर, यहाँ हो जाएगा मेकिंग, इसके बाद हो जाएगा ए नॉइस इन द क्लास रूम। फिर से देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे? सम, इसके बाद लिखते जो भी जाइएगा सम गर्ल्स, फिर यहाँ पर हो जाएगा वेयर, फिर ये हो जाएगा मेकिंग, फिर ये हो जाएगा ए नॉइज इन द क्लासरूम। इस तरह से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट और बड़ा है टेंथ के हिसाब से, पर देखिएगा प्रैक्टिस होगा तो सब बन जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिफ्थ नंबर का है, वी वी आर लिविंग इन द दिस सिटी सिंस 2005। अब इसको हमको करेक्ट करना है, पर यहाँ आर लगा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आर नहीं लगता है। यहाँ पर क्या लगेगा? हैव बीन, प्रेजेंट में ही है तो प्रेजेंट में ही करते हैं। तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। तो यहाँ पर से आर हटाना है, आर की जगह आपको हैव बीन लगाना है। इसके बाद यहाँ छठवां है, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। इंट्रोगेट करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसमें कुछ नहीं है, डू सामने लगा देना है। तो डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क कर देना है। तो ये ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पर डू आई डू, इसको फिर लिख देता हूँ, ये स्पेशल सेंटेंस है। यहाँ पर क्या लिखेगा? डू अलग से लगाना है, फिर यहाँ आई भी लिखेंगे और यहाँ भी डू लिखेंगे। डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। इनको आपको बार बार बोल रहा हूँ लिखते जाना है ये, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो जनरली ये डू भर यहाँ न जाएगा, डू यहाँ लगेगा, यहाँ भी लगेगा, डू दो जगह डू रहेगा। दोबारा से तिबारा से तीन चार बार बोल रहा हूँ, डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। जनरली आप क्या गलती करोगे? डू भर सामने लगा दोगे, डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर शुरू में डू जोड़ना है, पारी बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही कॉपी कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट वाला है, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी। तो इसको किससे शुरू करना है? इट से, तो यहाँ इट लग जाएगा, इट। तो क्या बनेगा? इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। इस तरह से हमको सेंटेंस बनाना है। यहाँ से चालू करना है तो क्या बनेगा? इट इज इजी। लिख देता हूँ, इट इज इजी, फिर इधर से शुरू से उतार देंगे, टू फाइंड एरर इन अदर्स। इस तरह से यहाँ पर इसका सेंटेंस बनेगा जब हम इट लगा के करेंगे। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें बुक से ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसोज? ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसमें सी सही है,
द पोस्ट मास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 pesos फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो पोस्ट मास्टर ने केवल 70 पिसोज ही कलेक्ट कर पाए थे चैरिटी के नाम पर। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन एनी फ्रैंक डिसाइड टू राइट ए डायरी शी वाज स्कूल गर्ल। तो जब वो 13 ईयर की थी, तो ए 13 ईयर ओल्ड तब उसने डिसाइड किया था डायरी लिखने के लिए। फिर है द प्रपोजल इज़ वन एक्ट प्ले अबाउट। तो जो प्रपोजल का हम लोग एक्ट पढ़े हैं, लास्ट में चैप्टर पढ़े हैं, वो किसके बारे में है? तो ये बताता है रसियन वेडिंग कल्चर। वो रसियन वेडिंग कल्चर का एक स्टोरी था। इसके बाद है 10 मई इन साउथ अफ्रीका इज। तो साउथ साउथ अफ्रीका में 10 मई को क्या था? एन ऑटम डे था। अब यहाँ 10 का ए नंबर है, इसमें एक्सट्रैक्ट दिया रहता है और इसके बाद एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद इसके आंसर्स देने पड़ते हैं। तो इसमें क्या है? मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो द बेकर्स यूज कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथली अकाउंट्स यूज टू रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। एक दीवार में है, तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? सम वॉल इन पेंसिल। फिर which word in the extract means a pleasant fat body। तो यहाँ पर प्लेजेंट फैट बॉडी का मतलब क्या है? प्लम्प। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? प्लम्प है। फिर इसके बाद द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड बिकॉज। तो यहाँ पर क्यों स्टार्व नहीं हुए हैं? तो यहाँ लिख सकते हैं द बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तो यहाँ पर देखिए, बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। तो इसके भीतर से आप ढूंढ करके कुछ इसके आंसर्स को दे सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा एक्सट्रैक्ट है जो पोयम से है। ये 3-4 लाइन पोयम की दी हुई हैं। इससे हमको अब छांट करके लिखना है क्या है। फ्रॉम विच पोयम ऑफ योर टेक्स्ट बीन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। तो ये किस चैप्टर से ली गई हैं, इसके लिए हम देखते हैं। फॉग है, अमांडा है, द बाल पोयम है। तो यहाँ पर देखिए, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, ऑर्फन, ये सब किस में आता है? अमांडा में। तो ये इस किस चैप्टर से ली गई है? अमांडा से। फिर इसके बाद द ऑर्फन मीन्स, ऑर्फन का मतलब क्या है? तो यहाँ ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, मतलब अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, जिसके माता पिता ना हो। इसके बाद यहाँ पर है, व्हाट डज द गर्ल गर्ल एक्चुअली वांट। तो उसको एक्चुअली क्या चाहिए था? सी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। तो वो शांति चाहती थी, स्वतंत्रता चाहती थी। यहाँ पर भी ये फ्रीडम है और साइलेंस है। तो यहाँ से भी इसका आंसर आप ढूंढ करके दे सकते हैं। अब चलिए, यहाँ क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। चलिए इसका आंसर देख। तो देखिए, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। ही wrote a letter to God asking him to send him 100 pesos in order to sow his field again। तो इस तरह से है। नहीं, आप यहाँ तक भी लिख देंगे गॉड तक, तब भी ये सही है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यहाँ आंसर देखिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही कुड नॉट मस्टर करेज फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। आप इतना बड़ा यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ इतना लिख लीजिए, ही वॉज अफ्रेड दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई। फिर यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज मैंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। तो इसका आंसर है, मंडेला थैंक्स देम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी व्हिच इज ऑफ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। आपको जो याद है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ये एक केवल नमूना है, इससे बड़ा याद है तो बड़ा लिख दीजिए, छोटा है तो छोटा लिख दीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विथ एनी, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। तो इसका आंसर देखिए, मिस्टर कीसिंग वॉज अनाइड विथ एनी बिकॉज शी टॉक्ड सो मच इन हिज क्लास। उनकी क्लास में बहुत बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। तो चैटर बॉक्स पर उन्होंने ऐसे लिखने के लिए बार बार पनिशमेंट दिया। फिर है यहाँ क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाबू पीपल्स डिसेंट। तो कोडाबू पीपल के पुरानी ज़माने की, प्राचीन समय की क्या स्टोरी थी। तो इसका आंसर देखते हैं, एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड विथ साउथ along द कोस्ट and settled here when return became impractical. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्फर्ना वुड बी सुटेबल फॉर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, मैक्सवेल थॉट ऑफ कीपिंग एन ऑटर एंड फॉर दैट एक्सपेरिमेंट ही फाउंड केमिस्फर्ना on eminently suitable spot as that place was ringed by the water। तो केमिसफर्ना में पानी ज़्यादा था और उसके हिसाब से, ऑटर के हिसाब से अच्छा माहौल था, इसलिए उसने ऑटर रखने का विचार किया। ये सेवंथ क्वेश्चन है, करना तो पांच ही है पर आप सब समझ लीजिए। व्हाट वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर द वली। तो इसका आंसर है, द साइट ऑफ द बस filled each time with new set of passengers was a source of unending joy for the valley। अब आपको ये भी देखना है कौन सा पार्ट क्वेश्चन से लिया गया है, उतना आपको ऐड करते आना चाहिए, बाकी चीज़ों को याद कर लेना है। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट डज किसा गौतमी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम सी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, डज सी गेट इट, व्हाई। तो क्वेश्चन था, किसा गौतमी घर जा जा कर के क्या मांग रही थी, क्या उसको मिला। तो इसका आंसर देखते हैं, सी आस्क फॉर द मस्टर्ड सीड, वो राई के दाने मांग रही थी। द पीपल पिटीड हर एंड गेव हर द मस्टर्ड सीड बट दैट आल्सो कुड नॉट ब्रिंग लाइफ बैक टू हर डेड सन। तो इस तरह से ये जो है फर्स्ट फ्लाइट से दो दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसमें से आपको 6 क्वेश्चन करना है जो आपसे बने। इसके बाद यहाँ पर हम 12 नंबर के क्वेश्चन करते हैं और ये 12 नंबर का क्वेश्चन पोएट्री से है। तो तीनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर तीनों के आंसर को देखेंगे। ये है, हाउ डज द फॉग कम। फिर सेकेंड है, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। फिर क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। चलिए इन तीनों के आंसर्स को देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा आंसर देना है। हाउ डज द फॉग कम्स, तो यहाँ पर द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक ए कैट। आगे आपको इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं ज़रूरी नहीं है। इट लुक्स अराउंड सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। ये आपकी मर्जी है, ये वाला पार्ट लिखें या ना लिखें। फिर है, हाउ ट्रीज कम आउट, व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस द ग्लास ब्रेक्स एंड देयर क्रिएट्स क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइसन स्प्रेड्स इनटू द रूम। अब यहाँ पर हेम क्रो और हेमलॉक ट्री पोयम में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सॉरो, इतना भर लिख सकते हैं। इसके बाद इतना ही लिख सकते हैं आंसर में, लेकिन आपको यदि पूरा याद होता है तो वो इसको भी याद करें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंट्रोड्यूसेस देम टू क्रिएट अ नेगेटिव एटमॉस्फेयर व्हिच वंस व्हेन द क्रो शेक्स the hemlock trees changes the mood of the poem as the particles of the snow provide him relief and makes him happy again। तो वैसे तो आंसर इतना है, पर आपको अंग्रेजी अच्छे से लिखते आती है तो इतना पूरा याद करें।
अब चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। तो ये जो है 3 क्वेश्चंस हैं जो हमको फुटप्रिंट्स विथआउट फीट वाले चैप्टर से मिलेंगे। तीनों क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, फिर इनके आंसर को देखते हैं। व्हाट डज द थीप गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर? तो चलिए अब इसके आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ है, the thief gets food which is himself cooks besides living in Anil's house. Anil teaches him to write his name and promises him to teach whole sentences. इसके बाद सेकंड है, Ozible did not fit any description of secret agent. Unlike the other secret agents, he was very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German, his accent was American. The third wala, a bright learns that the winners had tried to real experiments, not simply make a net display like it did there. He decides to do a real experiment for the next year's fair. अब चलिए 14 नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। आंसर क्वेश्चंस अबाउट इन 75 वर्ड्स, इसमें से एक करना होता है। ये बड़े नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स के। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? Why does the narrator of the story The Black Aeroplane say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? तो चलिए इन दोनों के आंसर्स को देखें। यहाँ बड़े बड़े इसके आंसर हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको बड़ा लिखना होगा। The postmaster, when reads Lencho letter to God, wishes if he also has the faith in Lencho. So, in order to not to take sake the writer's faith in God, he decides to send money to Lencho. तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो का लेटर पढ़ा और वो जाहिर किया कि वो लेंचो के फेथ को खराब नहीं करेगा, उसके फेथ को बरकरार रखेगा। इसलिए उसने लेंचो को पैसा भेजने के लिए डिसाइड किया। ही हिमसेल्फ गिव्स पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एट ऑब्लिगेस हिज सेवरल फ्रेंड्स आल्सो, और अपने साथियों को भी इसके लिए मनाया। इन ऑर्डर टू मेक लेंचो बिलीव दैट द मनी वॉज सेंट बाय गॉड, द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर टू गॉड। अब उसने नीचे गॉड का साइन इसलिए किया कि लेंचो को लगे कि ये पैसा, ये लेटर भगवान ने ही दिया है। अब नेक्स्ट वाला, नरेटर जो फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहे थे डकेटा उड़ा करके, उसका क्या था उसको देख लेते हैं। द नरेटर वॉज गोइंग टू इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस टू मीट हिज फैमिली एंड इंजॉय बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो नरेटर जो है फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था अपनी फैमिली से मिलने, और सुबह का बढ़िया नाश्ता वहाँ करने वाला था साथ में। When he had already flown his old Dakota 150 kilometers, तो जब उन्होंने अपना पुराना डकोटा या 150 किलोमीटर्स उड़ा लिया, ही सॉ ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स, उसको बड़े बड़े बादल दिखे। देयर वाज नॉट मच फ्यूल लेफ्ट इन द टैंक, और टैंक में बहुत सारा फ्यूल भी नहीं बचा था। आल्सो सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उसके ख़त्म हो गए थे। सडनली ही विजुअलाइज्ड अनदर एरोप्लेन व्हिच गाइडेड हिम टू लैंड सेफ, और अचानक उसको लगा कि कोई एक एरोप्लेन है जो उसको गाइड कर रहा है, और वो सेफली लैंड कर गया। ही डिड नॉट फील सॉरी फॉर हिज नॉट रीचिंग लैंड और enjoying ब्रेकफास्ट बिकॉज हिज सेफ लैंडिंग was मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिज फैमिली दैन हिज ब्रेकफास्ट। तो इसके लिए उसने सॉरी नहीं बोला, क्योंकि ये ज़रूरी था कि वो सेफली जो है लैंड कर ले, तब फिर वो ब्रेकफास्ट करेगा। अब यहाँ 15 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स।
तो देखिए ये जो है पोयम का पार्ट है, पोयम से कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 में से 1 करना होगा। तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, द बाल पोयम। फिर ये सेकंड का है, व्हाट डज द डिजायर एंड हेट स्टैंड फॉर इन द पोयम फायर एंड आइस, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट से अबाउट हाउ टू वर्ड विल एंड। तो इसका मतलब भी यही है कि इस पोयम का ये सेंट्रल आइडिया ही है। तो चलिए इनके आंसर्स को देख। अब देखिए ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, बड़े नंबर के क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा ज़्यादा लाइन लिखना पड़ेगा, लेकिन जितना भी आप लिख सकते हैं उतना लिख लीजिएगा। और मैं तो 60 तरीके से भी लिखाया हूँ, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। द पोयम द बाल पोयम रिटन बाय जॉन बेरीमैन इज अबाउट epistemology of loss. A boy loses his ball. He is very upset. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. His father does not offer him another ball because he wants to that, in the words of possessions, his son should sense his responsibility. Money is external and his son should learn it from the loss of the ball. तो इस तरह से यहाँ पर इसका ये सेंट्रल आइडिया है। अब यहाँ डिज़ायर स्टैंड्स फॉर फायर एंड हेट स्टैंड्स फॉर आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। कुछ लोग कहते हैं कि आग में ही ये पूरा संसार झुलस जाएगा। सम से इन आइस, कुछ बोलते हैं कि आइस में ही झुलस जाएगा। आइस का मतलब हेट में, घृणा में, फायर का मतलब इच्छा में, लालच में, डिजायर में। In the first stanza of the poem, the poet says that the world will end because of the burning desire of the pupil. But in the second stanza, he favors ice, also saying that the ice, like cold and indifferent attitude of the pupil in the form of hatred, may also cause an end of the world. अब यहाँ 16 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। Why does Mr. Hall find the scientist eccentric? Why was the 20th century called the era of the book? तो ये 2 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स के हैं और इसके आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि हाल को सनकी क्यों कहा जाता था साइंटिस्ट को? तो मिसेस हाल फाइंड्स द साइंटिस्ट इसेंट्रिक फॉर 3 मेन रीजंस। हिज अनकॉमन अपीयरेंस, वो अलग तरह का दिखाई देता था। His arrival at an inn in winter was an any way of unusual event. ठंडी में तो कोई आता नहीं है वहाँ रहने के लिए, लेकिन वो ठंडी में भी आया। When Mrs. Hall tries to talk to him, he says that he does not want to be disturbed as he wants solitude. यदि मिसेस हॉल ने उससे बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, मैं यहाँ शांति से रहने के लिए आया हूँ। He says that एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड हिज फेस, उसने कहा कि एक्सीडेंट ने उसके फेस को अफेक्ट कर दिया है। दस बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर मिसेस हॉल फाइंड हिम इसेंट्रिक। तो इस तरह से उसका जो अजीब व्यवहार था, अलग तरह का उसका टेम्परमेंट था, इससे उसने उसे इसेंट्रिक कहा। इसके बाद था कि एक जो है बुक ने कैसे इस अर्थ को बचाया है। तो द 20th century was often called the era of the book. In those days, there were books about everything from ant-eaters to jewels. Books taught people how to and when to and where to and why to. They illustrated, educated, punctuated, and even decorated, but the strongest things a book ever did was to save the earth. तो 20th सेंचुरी को किताबों का युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय हर तरह की किताब मिलती थी। लोग वहाँ से सीखते थे कि कैसे, कब, कहाँ, क्यों, और उससे सारी चीज़ें जानकारी मिलती थी। बुक जो है बहुत माने पंक्चुएटेड थी, सजी हुई थी, उसमें इलस्ट्रेशन था, एक्सप्लेनेशन था, और एक बुक ने ही इस अर्थ को क्या कर लिया, बचा लिया। तो इस तरह से ये जो पेपर था 2024 में आया था, इस पेपर को देख के आप ये अंदाज़ा लगाइए कि
कितना इसका डिफ़िकल्टी लेवल है, कितना ईज़ी है, कितना आपसे बनेगा और एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखना है, अपने कॉपियों में लिख लेना है। आंसर यदि आपको क्वेश्चंस के याद हैं, तो इनको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको पुराना याद है, उसी को आप तैयार करें। यदि लगता है कि इसको भी करें, तो उसी में कुछ चीज़ें आप जोड़ लें। और एलके फिजिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तो आपको चैप्टर वाइज़ ग्रामर का और बुक का क्वेश्चन आंसर सारा कुछ मिल जाएगा।